नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास शो थर्ड डिग्री। मैं हूं निशु दुबे। हम लेकर आए हैं बिहार की 3 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बजट 2026 में बिहार को बड़ी सौगात, पटना में शिप रिपेयर इकोसिस्टम और हाई स्पीड रेल से विकास को रफ्तार। तेज प्रताप यादव का अखिलेश यादव पर तीखा हमला, कहा इतनी दौलत कहां से आती है, रिश्तों में आई बड़ी दरार। नीट छात्रा मौत मामले में सीबीआई जांच पर सियासत, तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार को बताया नाकाम और भ्रष्ट। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026 पेश करते हुए बिहार के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। अपने नवे बजट भाषण में उन्होंने पटना में शिप रिपेयर इकोसिस्टम विकसित करने का ऐलान किया, जिससे इनलैंड वाटरवेज को मजबूती मिलेगी और लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी। सर, निर्मला सीतारमण ने बहुत बड़ी सौगात दी है बिहार वासियों को, तो क्या कुछ इसमें विशेष देखा जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि बिहार को बजट में चाहिए क्या। बिहार में बूस्टर डोज की ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिहार में क्योंकि प्रति व्यक्ति आय भी जो अन्य राज्यों की तुलना में देखा जाए तो बहुत कम है, जीवन स्तर थोड़ा सा यहाँ नीचे है कंपेरेटिवली अदर स्टेट्स, तो बिना बूस्टर डोज के बिहार बहुत डेवलप नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात कि बिहार को छोटी अवधि का विकास नहीं चाहिए, बिहार को लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट चाहिए। और मोदी सरकार ने इस बात को बहुत अच्छी तरह समझा है। ये देखा जाए तो ये बजट बिहार वासियों के लिए वरदान की तरह है। ये पैसे के तौर पर मत देखिए इसको कि 1000 करोड़ दे दिए, 2000 करोड़ दे दिए। सैकड़ों करोड़ रुपये मोदी सरकार ने भी हाल ही में दिया है। जो डबल इंजन सरकार कोई आज नहीं है, कई वर्षों से चली आ रही है। चुनाव से पहले सैकड़ों करोड़ रुपए की घोषणाएं हुई थी, जो कि बिहार को एकदम ऊपरी लेवल पर ले जा रही है, तो तय है। लेकिन अभी जो घोषणाएं हुई हैं वो एक विकसित बिहार बनाने की तरफ है, और ये कहीं ना कहीं फैक्ट्रियों की भरमार होगी आने वाले समय में, रोजगार बहुत ज़्यादा सृजित होंगे और लोगों का जीवन स्तर भी सुधरेगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पटना में जहाज मरम्मत सुविधा को लेकर जो ये है कि स्थापित करने का जो ऐलान किया गया है, उसमें आप इस तरह समझिए कि कैसे जो जल मार्ग 1 है गंगा नदी के माध्यम से अगर हम सोचें पटना, तो ये देखिए कि अपने आप में इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कैसे जल परिवहन को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, कैसे जब ढुलाई जब कहीं और जाके बनता तो वहाँ लेके जाना पड़ता, कॉस्ट लगता, फिर लाने में कॉस्ट लगता। अब यहीं जब मरम्मत होगी तो कॉस्टिंग तो ना के बराबर है। तो फिर हर चीज़ पे, चाहे वो वस्तुओं की कीमतें हों या किसी भी चीज़ कीमत हो, उसका भी असर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात है, अगले 5 वर्षों में जो 20 जलमार्गों की जो बात कही गई है, उसमें जो वाराणसी पटना को लेकर जो जल परिवहन को हब के रूप में एस्टैब्लिश करने की बात की गई है, इसमें भी देखिए परिवहन की बात है, यातायात की बात है। अगर देखिए यातायात की भी तुलना करें तो वायु मार्ग की तुलना कर लें, रेलवे मार्ग की तुलना कर लें, या फिर सड़क मार्ग की तुलना कर लें, इन सब के तुलना में जल मार्ग बहुत सस्ता है। तो अगर जल मार्ग से कुछ ढुलाई हो रहा है, चाहे सामान की ढुलाई हो या फिर किसी भी चीज़ की ढुलाई, तो ऑब्वियसली कॉस्टिंग कम होगी। तो कॉस्टिंग कम होगी तो प्राइसिंग भी उस पर कम लागू किया जाएगा। तो प्राइसिंग कम होगी तो जब सप्लाई होगा लोगों को तो उसके पैसे भी कम देने पड़ेंगे। तो एक ये इंडायरेक्टली कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा इसमें। और ये लॉन्ग, जो मैंने बोला कि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट की जो सोचा गया है, तो ये कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट हो रहा है। तीसरी बड़ी बात कि पटना वाराणसी फ्रेट कॉरिडोर प्लान की बात कही गई है। ये एक बात समझना होगा कि निवेशकों के लिए बिहार आज के डेट में एक बहुत बड़ा हब और आकर्षक स्टेट बनने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इससे क्या होगा कि सप्लाई चेन मजबूत होगी फ्रेट कॉरिडोर बनने से। तो ये भी कहीं ना कहीं सीधे सीधे बिहार के डेवलपमेंट की तरफ इशारा कर रहा है। वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड जो रेल कॉरिडोर है, इसको अगर देखें तो अप्रत्यक्ष रूप से ये पूर्वोत्तर भारत को और पूर्वोत्तर बिहार को भी कहीं ना कहीं पूर्वी भारत से कहीं ना कहीं जोड़ने में मदद मिलेगी। ये भी बहुत बड़ा एंगल है। उसके अलावा जो आपने वाटरवेज की बात की, तो वाटरवेज के इस्तेमाल के लिए प्रशिक्षण की घोषणा देखा जाए तो जिस तरह से किया गया है
तो ये ओवरऑल सब कुछ बताने के लिए काफ़ी है कि बिहार को जस्ट एकदम मतलब पैरों के नीचे नहीं देखा जा रहा है कि पैरों के पास देखें तो बिहार डेवलप कर जाए, नहीं, बिहार के लिए बहुत दूर तक देखा जा रहा है। और ये भले ही ये दिखा रहा है कि भाई कैश हमको नहीं दिया गया या, लेकिन इससे जो कैश फ्लो आएगा वो कोई भी सरकार उस कैश को देकर पूरा नहीं कर सकती। तो तय मानिए आने वाले समय में बिहार की जो कहा जाए एक तरह से नक्शा डेवलपमेंट के तौर पे वो बदलेगा। और जो एनडीए सरकार ने कोशिश जो कर रही है कि बिहार को टॉप 3 डेवलप राज्यों में भारत के लाके खड़ा करें, तो ये पूरा का पूरा बजट जो है, चाहे वो जहाज़ों की मरम्मत के तौर पे करें, फ्रेट कॉरिडोर की बात करें, रेलवे कॉरिडोर की बात करें, क्योंकि देखिए रेलवे कॉरिडोर के माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं कि यात्रा का जो एक कहा जाए तो समय बहुत कम लगता है। दूसरी बड़ी बात है कि माल ढुलाई काफ़ी सस्ती हो जाती है। सड़कों पर जो ट्रैफिक का प्रेशर होता है वो बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा ईंधन की खपत में कमी, चूँकि रेल से आप वो करेंगे तो आपको पोल्यूशन नहीं होगा, और जब ईंधन खपत कम होगी तो पोल्यूशन ऑटोमेटिक कंट्रोल होगा। तो ये हो गया। औद्योगिक इलाकों, बंदरगाहों वगैरह में की अगर बात करें तो एक बहुत बड़ी ये चीज़ एस्टैब्लिश अगर होते हैं तो कल को रोजगार वगैरह का सीजन होगा। तो ये सारी चीज़ें विकसित बिहार बनाने के लिए बजट में साफ साफ इशारा कर रहा है। जी बिल्कुल। तो लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी तेज प्रताप यादव ने समाजवादी पार्टी प्रमुख और अपने रिश्तेदार अखिलेश यादव पर बड़ा राजनीतिक हमला बोला है। एक हालिया इंटरव्यू में तेज प्रताप ने अखिलेश की जीवन शैली पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि उनके पास इतनी दौलत कहां से आती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश महंगी गाड़ियों में चलते हैं, हेलीकॉप्टर से सफर करते हैं, आलीशान घरों में रहते हैं। आखिर उनके पास इतना पैसे आते कहां से? तेज प्रताप जो बयान दे रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, कहां तक जायज है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि तेज प्रताप जिस तरह से पहले छिछली राजनीति करते थे, महुआ सीट से हारने के बाद मतलब अपनी सीट भी नहीं बचा पाए, तो मुझे लगता है कि तेज प्रताप की राजनीति और राजनीति करने का एक जो नज़रिया है काफ़ी हद तक बदला है। जिस तरीके से उन्होंने परिवारवाद को लेकर हमला किया, जिस तरह से उन्होंने धर्म को लेकर बोला, और जिस तरीके से अखिलेश यादव या अन्य मोर्चों पे घेरा उन्होंने, और जिस तरह समाजवाद को लेकर बोला, तो अखिलेश यादव सकपका गए हैं कि जो समाजवादी मैं अपने आप को कह रहा हूँ, सीधे सीधे एक तरह से कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवादी सोच से अखिलेश यादव को कनेक्ट करके इन्होंने तो इनकी बखिया उधेड़ दी। पहली बात, क्योंकि जब धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बात की गई तो इसमें सीधे सीधे वे हमलावर हो गए। उन्होंने तो एक बार तो बोला, धीरेन्द्र शास्त्री के फेवर में बोला कि अगर वे पद यात्रा में आमंत्रित करते हैं तो हम जरूर जाएंगे। लेकिन जैसे ही ये हुआ कि भाई धीरेन्द्र शास्त्री के पास इतने पैसे, मतलब इन्होंने एक बार बोला था कि अखिलेश यादव ने कि धीरेन्द्र शास्त्री के पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं, तो जो मीडिया वगैरह में खबरें आ रही हैं, तो उसको लेकर तुरंत जब सवाल पूछा गया तुरंत हमलावर हो गए कि ये अखिलेश यादव बताएं कि महंगे महंगे हेलीकॉप्टर और विमान पे कैसे वो करते हैं, कहाँ से पैसे लाते हैं वगैरह वगैरह, तब महंगे महंगे गाड़ियों में कैसे चलते हैं जी। तो अखिलेश यादव ने एक तो सीधे सीधे समाजवाद की एक तरह से बखिया उधेड़ दी। जो समाजवाद जो कहा जाए तो एक तरह से समाजवाद का एक चोला पहन के जो चलने वाले जो अखिलेश यादव टाइप के नेता हैं उनको लेके। दूसरी बात, लालू यादव को लेकर भी इंडायरेक्टली उन्होंने हमला बोला कि भाई उनका राजगद्दी एक तरह से छिन गई है, ये हो गया। तेजस्वी यादव को भी वो बड़े सदे हुए अंदाज में जवाब देते हैं। परिवारवाद कहीं ना कहीं तो परिवारवाद को कनेक्ट करके उन्होंने बता दिया कि बिहार की जनता ने परिवारवाद को नकार दिया है, और आज लालू हो या तेजस्वी हो, आज उनकी जो स्थिति है इसीलिए आज 75 से 25 सीट पर आकर इतनी बदतर हो गई है। दूसरी बड़ी बात, जिस तरीके से उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की, जिस तरीके से उन्होंने धार्मिक एक तरह से जो धीरेन्द्र शास्त्री की बात कह के एक तरह से आस्था सनातनी संस्था को, सनातनी आस्था को मजबूत करने की कोशिश की, तो वो उनको साफ साफ बता रहा है कि कहीं ना कहीं कि अब तेज प्रताप परिपक्व राजनीति करने वाले हैं, या फिर बिहार में उन्होंने एक तरह से नया एजेंडा, नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है, और शायद आने वाले समय में वो बीजेपी के बहुत करीब भी हो सकते हैं। इसको लेकर कई सारी कवायदें भी लगाई जा रही हैं, कई सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन जो बीजेपी का एजेंडा है उसमें ये पूरा का पूरा फिट बैठता है। चाहे वो परिवारवाद की बात हो, उसका विरोध हो, चाहे वो अखिलेश यादव पे समाजवाद का जो चोंगा पहन के एक जो जिस तरह से वो बैठे रहते हैं उसको लेकर हमला हो, या फिर सीधे सीधे
उन्होंने पूरी की पूरी तरह पार्टी को ही, राजद पार्टी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो ये पूरा बता रहा है कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी का करीबी जा रहे हैं और पीएम मोदी का जब तारीफ कर रहे हैं तो ये और भी इस बात को साबित कर दे रहा है। पटना के शंभू हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में बिहार सरकार द्वारा सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। विपक्ष ने इस फैसले को बिहार पुलिस की नाकामी करार देते हुए सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि दुष्कर्म और हत्या जैसे गंभीर मामले का खुलासा करने के बजाय सरकार ने केस को सीबीआई को सौंप करके ये साबित कर दिया है कि बिहार का प्रशासनिक तंत्र भ्रष्ट, अयोग्य और गैर पेशेवर है। सर, तेजस्वी प्रसाद यादव के बयान को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कई ऐसे घटनाएं हुई हैं जो इनकी सरकार में भी हुई है, कैसे देखते हैं आप इनके बयान को? देखिए, नेता प्रतिपक्ष बनकर अगर सवाल उठा रहे हैं तो स्वागत है। जनता भी चाहेगी कि कहीं कुछ कमियां रहें। नीट छात्रा मामले में नो डाउट सरकार की हिला हवाली हुई, सरकार पे बहुत सारे आरोप लगे हैं, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन राजनीति करने के लिए अगर तेजस्वी यादव अगर ये बयान दे रहे हैं तो तेजस्वी के लिए बस यही कहा जाएगा कि अभी भी अगर नहीं संभलेंगे तो 25 से हो सकता है 5 सीट और 5 सीटें और भी सुनने पा जाएंगे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, जब तेजस्वी यादव का शासन था, लालू यादव का शासन था, तो उस समय लालू के गैराज में जिस तरह से आरोप लगते रहे हैं, जो गाड़ियां चुरा कर लाई जाती थी वो गैराज में खड़ी रहती थी। मांगने जाने पे जब लोग किस तरह पहुंचते थे तो देखते थे, कह रहे तो लालू के पीछे ही गाड़ी खड़ी है, तो लोग कुछ बोल ही नहीं पाते थे, भाई लालू से कौन बोलेगा। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य की जब शादी हो रही थी तो पटना के शोरूम से नई नई गाड़ियां खींच लाने का, चुरा लेने का आरोप लगा। उस समय भी मतलब इससे बड़ा जंगल राज क्या हो सकता है। और उसके अलावे पटना की सड़कों पर न लड़कियां महफूज थीं, न कॉलेज में लड़के। गौतम शिल्पी हत्याकांड से लेके चंपा बिस्वास जो आईएएस की पत्नी थी, उनका जिस तरह से उनके साथ जो गलत किया गया, तमाम तरह की चीज़ें आई, लेकिन कहीं आज तक उसमें कोई भी दोषी नहीं हुआ। समझ में नहीं आता है कि क्राइम को तो कोई नहीं रोक सकता है, क्राइम तो होगा ही होगा, लेकिन कम से कम क्राइम कम किया जा सकता है। कम से कम जो क्रिमिनल्स हैं वहाँ उनके गिरबान तक पुलिस के हाथ, सरकार के हाथ पहुँच सकते हैं, इसकी कम से कम राज्य में गारंटी होनी चाहिए। लालू यादव के समय में क्राइम होता भी था और गुनहगारों को सजा भी नहीं मिलती थी, पीड़ित बन के रह जाना था। कम से कम यहाँ पटना पुलिस से एसआईटी सीबीआई तक तो जांच पहुंची। तो ये सीधे ये बताने के लिए काफ़ी है कि कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी हो या एनडीए सरकार की पूरी बात मैं करूं, नीतीश सरकार की बात करूं, गंभीर है और वो चाहते हैं कि गुनहगार चाहे कोई भी हो किसी भी कीमत पर छूटने ना पाए। क्योंकि एसआईटी जांच के बाद सीबीआई जांच की अनुशंसा करना, इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार पुलिस जांच कर नहीं सकती। बिहार पुलिस भी जांच कर सकती थी, लेकिन जनता को कहीं ना कहीं, परिजनों को संतुष्टि दिलाने के लिए, संतोष दिलाने के लिए कि चलो भाई अगर आपको यहाँ नहीं हो है तो हम सीबीआई से जांच करा लेते हैं, क्योंकि सीबीआई की जांच होते ही या फिर इनकी बात होते ही लोगों को एक मनोवैज्ञानिक कहीं ना कहीं एक संतुष्टि हो जाती है कि सीबीआई सब कुछ ठीक कर देगी। तो एक मैसेज कहीं ना कहीं गया है कि बिहार सरकार तनिक भी हीला हवाली नहीं कर रही है। और तेजस्वी यादव जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं तो वो एक घटना को लेकर जरूर लगा रहे हैं, घटना कोई भी हो बड़ी है, घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन घटना नहीं होगा इसकी गारंटी कोई भी नहीं दे सकता, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ऐसा नहीं है। तो कम से कम घटना हो रही हो अगर, और उसके गिरेबान तक, गुनहगारों तक, क्रिमिनल तक सरकार के हाथ पहुंच जाना, पुलिस के हाथ पहुंच जाना, सीबीआई जांच की अनुशंसा हो रही है, तो अपने आप में ये बहुत ही काबिल तारीफ है। तो तेजस्वी यादव के लिए देखिए कुल मिला जुला के लोमड़ी वाली स्थिति है कि अभी चूंकि विपक्ष में है, सीटें ऐसी है नहीं कि अपनी आवाज़ बुलंद कर सके। मौनी बाबा तो बने हुए थे 100 दिन के, उसमें जब सदन चलता है तो वो यूरोप चले जाते हैं, तो अभी नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं, बोलने के लिए कुछ है नहीं, जनता भाव दे नहीं है, तो कुछ भी बोलने के लिए बोलना है, ये भी अपनी कहीं ना कहीं ये राजनीति में ये अब शामिल कर रहे हैं। लेकिन इससे होने वाला कुछ नहीं है। नीट मामले में पूरा का पूरा दूध का दूध और पानी का पानी निकल के आएगा। अभी तक की स्थिति से यही देखे लग रहा है। चीज़ें कुछ पुलिस ने की गलत, इसमें कोई दौरा नहीं है, लेकिन वो सस्पेंड हो चुके हैं, उन लोगों को पूरे व्यवस्था से बाहर किया जा चुका है कान पकड़ के, इसमें भी कोई दौरा नहीं है। लेकिन एक तरह से नेता प्रतिपक्ष तौर पे बवाल खड़ा करना ये कहीं से जायज़ नहीं है। और तेजस्वी यादव
थोड़ा सा बस धीरज रखें, जल्द ही कुछ बहुत बड़ा सुनने को देखने को मिलेगा। जल्द कोई बहुत बड़ी चार्जशीट या बहुत बड़ी गिरफ्तारी देखने को मिलेगी, क्योंकि जब सीबीआई के हाथ में चीज़ें आ गई हैं तो अब अंजाम तक केस पहुंच के ही रहेगा, ये भी तय है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो ये थी वो 3 बड़ी खबरें जिनसे बिहार की सियासत सुलगी है। सत्ता पक्ष के अपने दावे हैं, विपक्ष के भी अपने दावे हैं, जिसे हमने बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी पक्षपात के आपके सामने रखा। इसका आज शो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और साथ ही साथ कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।